बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की एक किस्त सुन चुके हैं और अब दूसरी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। गुमे वतन से हज़ारों मील दूर पहाड़ियों की शहर सान फ्रांसिस्को में था, लेकिन मेरी हर रात अपने वतन के हसीन ख्वाबों से सजी हुई थी। मुझे अपनी बस्ती का चप्पा चप्पा याद आता था। इस सुबह भी मैं अपने तवील व अरीज मकान के वसी सेन में बैठा हुआ था। दिलान के किशादा तख्त पर अब्बा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और सेन के आखिरी सिरे के बाद नजर आने वाले 3 दरों के दिलान में रहीमुद्दीन चच्चा बैंसों के लिए कटी करने वाली मशीन चला रहे थे। अचानक धड़ाम धड़ाम की आवाजें आईं और मेरी आंख खुल गई। मेरे शहर की हसीन बस्ती मेरी निगाहों से ऊजल हो गई और मोटे बंसी के चेहरे के झाड़ जिनकाड़ नुमाया हो गए। जो हस्बे दस्तूर उल्टा खड़ा होने की कोशिश में मसरूफ था और हमेशा की तरह आज भी नाकाम था। ये उसी के गिरने की आवाज़ थी जो मुझे ख्वाबों की दुनिया से हकीकी दुनिया में खींच लाई थी। मेरी खूनख्वार निगाहों के जवाब में उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर किसी सहमे हुए बच्चे की मानिंद निगाहें झुका ली। उस गधे की यही अदाएं मेरे गुस्से को ठंडा कर देती थी। मुझे अगर कभी गुस्सा आता तो इस तरह सहम जाता था जैसे मेरे नाज उठाना उसका फर्ज हो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे मोटे, मैंने ना खुशगवार लहजे में कहा। माफ कर दो भाई जी, यार क्या बताऊं, बस ये उल्टा नहीं खड़ा हुआ जाता, वरना बाकी वर्जिशें तो मैंने अच्छी तरह सीख ही ली हैं। देखो कुछ फर्क पड़ा या नहीं? उसने सांस बंद करके पेट अंदर करते हुए कहा। फर्क सिर्फ एक शक्ल में पड़ेगा। किसी सुबह में तुम्हारे पेट में चाकू उतार कर तुम्हारी सारी आंतें ओजड़ी बाहर निकाल दूं, उसके बाद ना कुछ अंदर होगा ना तुम मोटे नजर आओगे, मैंने दांत पीसते हुए कहा। ओ यार क्यों नाराज हो रहे हो? देखो तो 9 बज रहे हैं और फिर छुट्टी एक दिन की ही तो होती है। पूरे हफ्ते में सिर्फ एक दिन देर तक सोकर सुबह उठने की आदत क्यों बिगाड़ी जाए? हरबंसी ने हस्बे दस्तूर उखड़ी उर्दू में कहा। मोटे तू नहीं जानता कि तू मुझसे क्या छीन लेता है, मैंने करब से कहा। ओ जी छोड़ो भाई, सारी नाज की कोई बुरे बालों वाली लौंडिया होगी तुम्हारे ख्वाबों में। बिला वजह बात आगे बढ़ जाती है। जाग जाना ही अच्छा हुआ, हरबंस ने गहरी सांस लेकर कहा। इसके अलावा भी और कुछ सूझता है तुझे? मैंने कंबल बदन के गिर लपेटते हुए मुसैरी के तकिए से पुश्त लगाकर कहा। जा चाय ला मेरे लिए, वरना इस सर्दी में तेरा गर्म खून पी जाऊंगा, मोटा बैंसा कहीं का। सोचा था 10-11 बजे तक सोऊंगा, मैंने बुड़बुड़ाते हुए कहा और हरबंसी नंगे बदन ही किचन की तरफ भाग गया। मैं मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रह गया। हरबंसी हरियाणा का सिख नौजवान था। बर्कले यूनिवर्सिटी में वह कानून पढ़ रहा था, लेकिन बताते खुद हर किस्म की लाकानूनियत का शिकार था। तालीम से ज्यादा उसे सनफे नाज़िक से दिलचस्पी थी। लड़कियां हर वक्त उसके असाब पर सवार रहती थी। पहले उसका जिस्म मुतनासिब था क्योंकि बेहद खुश खुराक था, खा रहा था और मोटा हो रहा था, लेकिन अपने मोटापे से हर वक्त फिक्रमंद रहता था और इस कोशिश में मसरूफ रहता था कि किसी तौर वजन घट जाए। उसकी ज़ाती किताबों में कानून की किताबों से ज़्यादा मुख्तलिफ इक़साम की वर्जिश की किताबें और सेहतमंद होने के राज वाली किताबें थीं। उसी इन लड़कियों को कैसे मुतासर किया जाए, हुस्ने गुफ्तार, पुरकशिश रहने के राज जैसी किताबें भी उसकी दिलचस्पी का मरकज़ थीं। लेकिन जूं जूं वो वर्जिश कर रहा था, पुरकशिश बनने की कोशिश कर रहा था, बतदरीज उसकी सरकश तोंद बाहर आती जा रही थी और उसकी वजह वायद उसकी खुश खुराकी थी। बिलावजह शराब पीता था और नशे में ऊट पटांग हरकतें करता था। मुझे उसकी इन आदतों से चिढ़ थी, लेकिन वो इतना मासूम था कि उससे अलग होने को दिल भी नहीं चाहता था। हरबंसी को अपनी लंबी दाढ़ी और सर के लंबे बाल नापसंद थे, लेकिन वो मजबूर था और इनसे छुटकारा नहीं पा सकता था। उसकी वजह यह थी कि उसके वालिद श्रीमान गबरू सिंह एक बड़े कारोबारी थे और हर तीसरे चौथे माह अमेरिका आते रहते थे। जब वो अमेरिका आते अपने बेटे से सान फ्रांसिस्को में मिलने भी जरूर आते और 2-3 रोज हरबंसी के साथ गुजारते। वो कट्टर मजहबी आदमी थे और उनकी सख्त हदायत थी कि हरबंसी अमेरिका में रहकर मजहब के असूलों को ना भूल जाए। हरबंसी का कहना था कि वह इंतहाई सख्त इंसान है और अगर उन्हें पता चल जाए कि हरबंसी के दिल में कभी मजहब के असूलों से दूर हटने का ख्याल भी आया है तो उसी वक्त अमेरिका से वापसी हो जाएगी और हरबंसी ये नहीं चाहता था। मैं दोहरी मुसीबत का शिकार हूँ भाई जी। अमेरिका लड़कियां मेरी दाढ़ी और सर के बाल छू छू कर देखती हैं और उनके बारे में पूछती हैं कि ये क्यों है, और श्रीमान जी कहते हैं कि ये क्यों ना हो। तुम बेवकूफ हो हरबंस सिंह, सान फ्रांसिस्को में तुम तनहा सिख नहीं हो, दूसरे भी हैं। और फिर ये मगरबी लड़कियां तो इनफरादियत की शायक होती हैं, तुम उन्हें दूसरों से मुनफरिद नजर आते हो, शायद इसीलिए वह तुम्हारी तरफ मुतवज्जा रहती हैं। कहाँ रहती हैं भाई जी, एक एक के पीछे हफ्ता हफ्ता भागना पड़ता है, वो मायूसी से कहता। उसकी ख्वाहिश थी कि लड़कियां हर वक्त उसके गिर्द चकराती रहें, उसके लिए रकाबतें चलें, लेकिन ये सब कुछ नहीं होता था।
मैरिन हॉस्टल के एक कुशादा कमरे में हम दोनों साथ ही रहते थे और इस साथ को कई साल गुजर गए थे। बहराए अलकाहिल के साहिल पर वाक़े सान फ्रांसिस्को का दुनिया के हसीन तरीन शहरों में शुमार होता है। एशियाई सियाहों और एशियाई आबादकारों के असरात यहाँ नुमायां नज़र आते हैं। यही वजह है कि यहाँ एशियाई उलूम की एक बाकायदा अकेडमी कायम है। बर्कले ओकलैंड ब्रिज के इस पार सान फ्रांसिस्को सिर्फ चंद मील दूर है। चुनाचे छुट्टी के दिन बर्कले में रुकना हमाकत तस्वर किया जाता था। बर्कले के तमाम तालिब इल्म इतवार की छुट्टी सान फ्रांसिस्को में ही गुजारते हैं और उसी दिन बर्कले तकरीबन वीरान हो जाता है। दुकानें बंद, कैफे बंद, यहाँ तक कि सड़कें और फुटपाथ भी आराम करते नजर आते थे। दूसरी तरफ सान फ्रांसिस्को की सड़कों और गलियों की रौनक बढ़ जाती थी। इस शहर की सड़कों पर शबाब की सरमस्तियां बिखर जाती थी। खुशपोश बूढ़ी औरतें और मर्द उनके दोष बदोश हुसीन दोशाएं कीमती लिबास में मलबूस महवे खराम नजर आईं। मौसम सरमा में बहर अलकाहल की बर्फानी मौजों से हरबे मुस्तार लेकर शहर पर हमलावर होने वाली हवाओं से बचने के लिए जब हुस्न शबाब की देवियां कीमती फरके कोट जेबदन करती तो उनके हुस्न की रोनाइयां कुछ और निखर जाती। स्कूल ऑफ लॉ में कानून की तालीम हासिल करने के लिए साथ साथ मैं हुसैन सान फ्रांसिस्को की जिंदगी के दूसरे पहलुओं से भी बेबहरा नहीं था। इस रोशन शहर की दिलचस्पियां मुझे पसंद थीं। बादलों से ढकी फिजाओं के नीचे रवां दवां जिंदगी में मेरा भी हिस्सा था और यहाँ की तफरीगाहें मेरे लिए अजनबी नहीं थी। खास तौर से छुट्टी का दिन मैं भी दूसरे लोगों की मानंद यही गुजारता था। वालिद साहब बहुत बड़े जिम्मेदार थे। जमीनों की बेपनाह आमदनी ने हमें एक खुशहाल खानदान की हैसियत से नुमायां कर दिया था। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन मेरी विलादत के बाद वालदा का इंतकाल हो गया था। 5 साल बाद वालिद साहब ने वालदा के सोग में गुजारे। वो दूसरी शादी करने का इरादा नहीं रखते थे, लेकिन मर्द के लिए ये एक मुश्किल काम होता है और मर्द भी वो जो खानदानी रवायात और उसकी आला इक़्तिदार का कायल हो। चुनाचे लोगों के मजबूर करने पर वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली वालदा से मेरे 6 भाई पैदा हुए, लेकिन मेरी परवरिश मेरे नाना नानी ने ही की। वालिद साहब ने भी भरपूर तवज्जो दी थी। उनके जहन में शायद ये ख्याल था कि कहीं सगी माँ की अदम मौजूदगी में मुझे महरूमियों का शिकार न कर दे। अमेरिका में भी ये ख्याल रखा जाता था, चुनाचे मेरी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा रकम मुझे मिलती थी और मैं नहायत ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा था। सान फ्रांसिस्को की ऐश गाहें मेरे कदमों की पहुँच से दूर नहीं थी। कुर्बो जवार की लातादाद तफरीक गाहें मैं बार बार देख चुका था। बहुत से लोगों से दोस्ती थी और इतवार के दिन मैं अक्सर उनसे मिलने चला जाता था। हरबंसी ने उम्दा चाय की प्याली मेरे हाथ में थमा दी और दूसरी प्याली लेकर खुद बैठ गया। वह अब भी नंगे बदन था और उसके सीने और शानों पर रीछ जैसे बाल अजीब नजर आ रहे थे। इस सर्दी में जबकि मुझे कंबल भी नाकाफी महसूस हो रहा था, हरबंस को नंगे बदन और मौसम की शिद्दत से बेपरवाह देखकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ और मैंने पूछ ही लिया, तुम्हें सर्दी नहीं लग रही हरबंस? हूँ? वो चूक पड़ा और चाय की प्याली उसके हाथ में कांपने लगी। दूसरे ही लम्हे उसकी कपकपाती आवाज सुनाई दी। मैं भी यही सोच रहा था भाई जी, कोई बात है, सर्दी ही तो लग रही थी मुझे। उसने जल्दी से उठकर अपनी मुसहरी से कंबल उठाया और अपने बदन से लपेट कर बैठ गया। तो फिर आज क्या प्रोग्राम है भाई जी? कोई खास नहीं, बस सान फ्रांसिस्को जाऊंगा और दिन वहीं गुजार दूंगा, मैंने जवाब दिया। किसी गर्लफ्रेंड के साथ? कोई है ही नहीं, मैंने चाय का घूंट लेते हुए कहा। यारों से अड़ रहे हो भाई जी? हरबंस बेतुके अंदाज में मुस्कुराया और बोला, वो नैन्सी बारबरा और वो चीनी लवड़िया लुई शी क्या मेरी रिश्तेदार हैं? यकीन करो हरबंस, उनमें से किसी के साथ कोई प्रोग्राम नहीं है। तब आज मेरे साथ चलो। मोरा बड़ी खुश इखलाक लड़की है, उसने मुझे दोपहर के खाने पर बुलाया है। शाम तक का प्रोग्राम उसी के साथ है। चलो भाई जी, मजा आ जाएगा। मोरा कौन है? लड़की है, बहुत खूबसूरत है, आजकल मेरे ऊपर मेहरबान है, कई बार मेरी दावत कर चुकी है, लेकिन कुछ परेशान भी रहती है मेरी तरफ से। उसकी वजह शायद ये है कि मुझ बेवकूफ़ को इजहार इश्क करना नहीं आता, बस कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। यार ना जाने ये सलीका कब आएगा मुझे, हरबंस ने उदासी से कहा। आ जाएगा हरबंस, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तो चलोगे मेरे साथ? हरबंस ने पूछा और मैंने उससे वादा कर लिया। दर हकीकत कोई खास प्रोग्राम नहीं था। सान फ्रांसिस्को में रहने के बावजूद मैं मुकम्मल पाकिस्तानी था। शराब से मुझे नफरत थी। कई मुकामी और गैर मुकामी लड़कियों से दोस्ती भी हुई थी, लेकिन सिर्फ दोस्ती की ही हद तक। इखलाकी हदूद से तजावुज़ मुझे पसंद नहीं था। जो कुछ मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता वो इनकी समझ में नहीं आता था। नतीजे में वो मुझसे दूर हो जाती थी। बारबरा तो बाकायदा नाराज हो गई थी। चौथी मुलाकात में मैंने उसे अपने यहाँ मेहमान मदऊ कर लिया था।
रोडवेल के एक हुसैन फ्लैट में वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी, लेकिन मैं उसके घर नहीं गया। दूसरे दिन टेलीफोन पर उसने मुझसे काफ़ी सख्त गुफ्तगू की। उसने कहा कि हम एशियाई होते ही अहमक हैं। उसके ख्याल में मैंने उसके साथ नहायत नाशाइस्ता सलूक करके उसकी बेइज्जती की है, लिहाजा उसने मुझे हुक्म दिया कि आइंदा मैं उसके करीब भी ना फटकूं। और मैं आज तक उसके हुक्म की तामील कर रहा था। और भी बेशुमार वाक़यात थे जो वहाँ की ज़िंदगी का जुज़ थे, लेकिन मैं अपने तौर पर मुतमईन था। मेरी ज़िंदगी पर कोई दबाव नहीं था। लड़कियों में मुझे लुई शी पसंद थी, चाइना टाउन में रहती थी और एक तफरीह गाह में मेरी दोस्त बन गई थी। सान फ्रांसिस्को की परवरदा होने की वजह से वो यहाँ की ज़िंदगी से मुतासिर थी। उसे मौसीकी से बहुत लगाव था, क्लबों में भी वो अक्सर जाती रहती थी, लेकिन उसके साथ ही उसे अपनी रवायात का भी ख्याल था और उसने कभी औरत के म्यार से गिरने की कोशिश नहीं की थी। मुझे जब भी उससे मिलना होता मैं चाइना टाउन चला जाता, जहाँ उसकी माँ और बाप मिलकर फरकोट की एक शानदार दुकान चलाते थे। बस ये दिलचस्पियाँ थी मेरी, और सबसे पहले तालीम, जिस पर मेरी पूरी तवज्जो थी। दिन को 11:30 बजे हरबंसी तैयार हो गया। खूबसूरत तलाश के सूट ने उसकी बाहर निकल आने वाली तोंद किसी हद तक छुपा ली थी और वो स्मार्ट नजर आ रहा था। गहरे नीले रंग के सूट पर उसने सुर्ख पगड़ी बांधी थी जो खूब जच रही थी। मैंने भी लिबास तब्दील कर लिया और हम दोनों होटल से बाहर निकल आए। बरकले सुनसान पड़ा हुआ था। शहर में इक्का दुक्का होटल खुले हुए थे। हम दरमियानी पुल अबूर करके सान फ्रांसिस्को में दाखिल हो गए और फिर हरबंस सिंह ने अपनी खूबसूरत स्पोर्ट लाइन विंगर की एक खूबसूरत इमारत के सामने रोक दी। लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हुए उसने गिड़गिड़ाते हुए मुझसे कहा, भाई जी, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा। कोई ऐसी वैसी बात ना कह देना मेरे बारे में कि वहीं मेरी हंसी उड़े। वो बोला और मुझे हंसी आ गई। जिस फ्लैट के दरवाजे पर हम रुके थे उस पर पीतल की एक खूबसूरत प्लेट लगी हुई थी जिस पर आइजक चौहान लिखा हुआ था। ये मिस्टर आइजक चौहान कौन है? मैंने पूछा। मोरा का पूरा नाम मोरा चौहान है। मेरा मतलब है मिस्टर चौहान उसके डैडी हैं। तो वो यहूदी है? होगी, हमें उससे क्या? हरबंसी ने कहा और बेल बजा दी। लेकिन मुझे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं मुतअज्जिब नहीं था, लेकिन यहूदियों से मिलकर मुझे खुशी नहीं होती थी। बर्कले यूनिवर्सिटी में लातादाद यहूदी तालिब इल्म थे, लेकिन हमारा उनसे कोई रब्त नहीं था। वो खुद भी पाकिस्तानियों और अरबों से दूर रहते थे और अपनी अलग महफिल जमाते थे। दरवाज़ा खोलने वाली एक दुबली पतली शौक सी लड़की थी। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं और मुस्कुराहट में दिलकशी थी। बड़े इखलाक से उसने हम दोनों का इस्तकबाल किया था। मेरे सबसे करीबी अली यार और भाई जी, ये मोरा चौहान है, तशरीफ लाइए। दरवाज़ा झुककर शाइस्ता अल्फाज में कहा और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। मोरा ने मिसेस चौहान और मिस्टर चौहान से हमारा तारुफ कराया। मिस्टर चौहान मकार आंखों वाले यहूदी थे। वो आंखें जो इस कौम की सही तर्जुमान है। उनकी गुफ्तगू नहायत मीठी और शाइस्ता थी। मेरे तारुफ पर उन्होंने किसी कदर मैनी खेद अंदाज में गर्दन हिलाई थी, लेकिन दुराने गुफ्तगू कोई ऐसी बात नहीं हुई जिससे कोई नाखुशगवार असर उभरता। लंच के बाद मोरा बाहर जाने के लिए तैयार होगी। उसने एक खूबसूरत लिबास ज़ेब-तन किया और काफ़ी हसीन नज़र आने लगी। मुझे माफ़ करना बच्चों, मैं नहीं जानता कि तुम लोगों का क्या प्रोग्राम है, लेकिन शाम को 6 बजे से 7 बजे तक का वक्त तुम लोग मुझे दे सको तो मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँगा। मिस्टर चौहान ने कहा। ज़रूर मिस्टर चौहान, कोई ख़ास बात है? हाँ, मैं और मेरी बीवी तुम लोगों को एबरन हाँ में खुश आमदेद कहते हैं। यहाँ एक छोटी सी तकरीब है, तुम लोगों को उस तकरीब में शामिल होकर खुशी होगी। हरबंस, तुम्हें भी मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। नहीं भाई जी, ऐसी बातें करके मुझे गैर साबित की कोशिश मत करो। मेरे सामने तो तारीख जिंदा हुई है। मैंने तो सिर्फ बड़ों ही से सुना था कि मुसलमान किसी से मरूब नहीं होता। मैंने बात आगे बढ़ा दी। सान फ्रांसिस्को की सुबह को हमने जिंदा होते देखा। बड़ी ज्यादा रौनक थी। लोगों में जोश और खरोश भरा हुआ था। हमने पार्क में बैठकर उम्दा सी कॉफी पी, क्रेन में सैर की और शाम 4 बजे आइस फालीज क्लब पहुंच गए, जहां बर्फ के खेल पेश किए जाते थे। अपनी नशिस्तें हासिल करके हम अंदर दाखिल हो गए। थिएटर की इमारत के गिर्द एक कुशादा अहाता था। उसी अहाते में बर्फ के खेल का स्टेज बना हुआ था। इस जगह कई इंच मोटी बर्फ की तह नजर आ रही थी। यह बर्फ आईने की तरह शफाफ और चमकदार थी। खेल शुरू होने का ऐलान हुआ और पहली फनकार ने तूफानी दौड़ लगाई। ये एक नौउम्र लड़की थी। पसे मंजर में मध्यम मौसीकी की लहरें उठ रही थी और फनकार अपने खेल का मुजाहरा कर रहे थे। मुरा बहुत बातूनी लड़की थी। वो खेल के दौरान मुसलसल बोले जा रही थी। वैसे उसकी बातें गैर दिलचस्प नहीं थी। मैं भी उसकी बकवास से लुत्फ अंदोज हो रहा था। अलबत्ता हरबंसी को बहुत कम बोलने का मौका मिल रहा था और वो किसी कदर परेशान नजर आ रहा था। 5:30 बजे ये शो खत्म हुआ और हम बाहर निकल आए। मोरा ने घड़ी देखकर कहा, क्या ख्याल है, अब हम एबरन हॉल चलें? वहाँ किस किस्म की तकरीब है मिस चौहान? मैंने पूछा।
ये तो आपको वहाँ चल कर ही मालूम होगा। वो मुस्कुराई। अगर आप लोग महसूस ना करें तो मैं इजाजत चाहता हूँ। हरगिज नहीं मिस्टर अली, मैंने आपकी तरफ से डैडी से वादा कर लिया है। वो क्या सोचेंगे मेरे दोस्तों के बारे में? मोरा ने आइजी से कहा और उसके लहजे की वजह से मैं खामोश हो गया। न जाने क्यों मुझे एक उलझन का एहसास हो रहा था और न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि जैसे कोई खास बात होने वाली है। बहर सूरत काठ के उल्लू हरबंस ने स्पोर्ट कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी और वो सुस्त रवि से एबरन हाल की जानिब बढ़ने लगी। वक्त का ख्याल रखा गया था, इसलिए ठीक 6 बजे हम एबरन हाल पहुंच गए। हाल की खूबसूरत इमारत के सामने सैकड़ों कारें खड़ी हुई थी और लाउंज में गैर मामूली गहमा गहमी नजर आ रही थी। बेशुमार मर्द औरतें तेज तेज कदमों से हाल की जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मैंने देखा कि हाल में दाखिल होने वाले मर्द जेब से एक स्याह रंग की टोपी निकालकर पहनते हुए बैठे थे। हाल में बहुत से लोग बगैर टोपी के भी नजर आ रहे थे। ये गैर यहूदी थे जिन्हें यहाँ आने की ममानियत नहीं थी। हाल के दरवाजे पर मिस्टर जुहान ने हमारा इस्तकबाल किया। वो खुद भी स्याह टोपी पहने हुए थे। उन्होंने एहतराम के साथ हमें हमारी नशिस्तों पर पहुंचा दिया और फिर खुद भी हमारे नजदीक एक नशिस्त पर आकर बैठ गए। मैं अपनी उलझन में अब इजाफा महसूस कर रहा था। स्टेज पर अनाउंसर की आवाज उभरी और फिर एक यहूदी ने आकर अबरानी जबान में दुआएं पढ़ी। उसके बाद एक और शख्स उठा जो सदर जलसा था। उसने जुमला हाजरीन का जलसे में शिरकत पर शुक्रिया अदा किया और वो बोला, ये जलसा आम है जिसमें सेहुन्नी गैर सेहुन्नी सभी को दावत दी गई है। हम चाहते हैं कि वो भी जो हम में से नहीं है हमारे दरमियान आएं और हमारे मकासद समझकर हमारी जद्दोजहद की हमायत करें। मैं उन लोगों का खास तौर पर मशकूर हूँ जो गैर यहूदी हैं और रहमत करके हमारी दावत पर यहाँ आए हैं। अब जलसे की कार्रवाई का आगाज होता है। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका के यहूदी मुतहिद होकर सेहुनी तकरीब को कामयाब बनाएंगे और रियासत इसराइल को मुस्तहकम और खुशहाल बनाने की भरपूर जदोजहद करेंगे। मेरे जहन में नफरत उभर आई। मैंने खूनख्वार निगाहों से हरबंस सिंह को देखा। मेरे इस तरह घूरने से वो घबरा गया। वाहे गुरु की कसम भाई जी, मुझे नहीं मालूम था कि ये तकरीब कैसी है। उसने कहा, ये अच्छा नहीं हुआ हरबंस, ये अच्छा नहीं हुआ। मैं शर्मिंदा हूँ भाई जी, और उस सुसरी से तो मैं बाद में निमट लूंगा। हरबंस ने कहा। मैंने नफरत भरी निगाहों से सदर जलसा को देखा जो यहूदियों की तारीख दोहराते हुए कह रहा था कि यहूदी खुदा की महबूब कौम है। गैर यहूदी दुनिया की गैर मुत्तहिद कुव्वत भी दुनिया की नस्ली और माशरती इनफरादियत को ख़त्म नहीं कर सकती। उसके बाद सदर ने जलसे के मेहमान खसूसी को मुतारफ कराया और तालियों की गूंज में मेहमान खसूसी ने अपनी खिफ्त मुतस्सबाना तकरीर शुरू कर दी। ये कोई कड़ा और मुतस्सब यहूदी था। उसकी तकरीर सख्त जारहाना थी। उसने अरबों पर तरह तरह के इल्जामात लगाए, उन्हें वैशी गैर महजब और कानून शिकन बताया। उसने कहा कि अरब कानून शिकन है। ये एक ऐसी कौम है जिसे तहजीब और सकाफत से कभी कोई लगाव नहीं रहा। उसने सबूत के तौर पर इस्लामी तारीख के वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और नहायत लघु गुफ्तगू शुरू कर दी। उसने कहा, अरब वो कौम है जिसमें कोई महजब माशरा या हुकूमत नहीं रही। आज भी उस कौम में जंगल का कानून राइज है। अरबों के माशरे के बारे में उसने बड़ी रकीक बातें की। उसने कहा, अरब आमतौर पर 4 बीवियां और कनीज़ें रखते हैं। उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उनके माशरे में औरत की जुज़्बो हालत है और वो किसी माशरे में नहीं मिलती। उस कट्टर यहूदी ने इस्लामी तारीख के अकायद को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया था, उस पर मेरा खून खोलने लगा। मेरी रूह और मेरे दिमाग को नाकाबिले बयान तकलीफ हो रही थी और मेरी आंखें सुर्ख होती जा रही थी। मेरे नज़दीक बैठे हुए लोग मेरी इस कैफियत से नावाकिफ थे। दफदन मेरी निगाहों में अपने घर का आंगन उभर आया। सेन में तख्त पर बैठे हुए मेरे वालिद ने हुक्के की नए मुंह से निकालकर अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा। बेटे, हक की जबान कैसरो किसरा के दरबार में भी नहीं रुकी। हक गो सरदार खड़े होकर ऐलान हक करते हैं। अगर अमेरिका की ऐश कोश जिंदगी ने तुम्हारे खून से सुर्खी छीन ली है तो तुम्हें कसम है अपने ईमान की, अपने वजूद की, अपने खुदा की। उसी जगह खड़े होकर अपने मजहब की तब्दीली का ऐलान कर दो और आज से खुद को अली यार न कहो। और अगर ये नहीं कर सकते तो उस बदबातन शख्स की यावा गोई का मुंह तोड़ जवाब दो, अली यार तुमने सरजमीन कसूर पंजाब में आंख खोली है। तुम्हारे आबा व अजदाद ने किसी ने मसलत कोशिश की जिंदगी नहीं गुजारी। मेहमान खुसूसी की तकरीब खत्म होगी और दावत दी गई कि अगर कोई शख्स यहूदी तहरीक के बारे में कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। और उसके बाद मेरे लिए बैठे रहने का कोई चारा नहीं था। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और फिर मेरे कदम डार्ट्स की तरफ उठ गए। जब मैं डार्ट्स पर पहुंचा तो हाल तालियों से गूंज उठा। अनाउंसर मेरे नजदीक आकर झुका। मुहतरम, मुकर्रर के नाम का ऐलान करना चाहता हूँ, उसने कहा। मैंने उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे धकेल दिया और उस धक्के से वो पीछे हट गया। तब माइक पर मेरी आवाज उभरी,
यहूदी मस्कर ने इस माइक का सहारा लेकर इस्लामी तारीख के बारे में जो कुछ कहा है, मेरा ख्याल है तालीम याफ्ता यहूदी खुद इस बकवास की हकीकत से वाकिफ होंगे। मैं इन मसकशुदा हकाइक के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि इस्लामी तारीख की किताब अमेरिका में भी मौजूद है और सियाफाम अमेरिकन उनसे इस्तेफादा करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो रहे हैं। यहूदी प्रोपेगेंडे को इस नाकामी से शर्मसार होना चाहिए। यहूदी अमेरिका पर तसल्लुत रखने के बावजूद इस्लाम की रोशनी को बुझाने में नाकाम रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि सियोनियों ने अरबों के कल्ब में इसराइल का जहर आलूद खंजर पेवस्त किया है। इस गासिब कौम ने दूसरी जंग अजीम के बाद अपनी साजिशों के जरिए फलस्तीन को बरतानिया के ज़ेरे इक़्तिदार दे दिया था। उस वक्त फलस्तीन की आबादी 7 लाख थी और यहूदियों की सिर्फ 70,000 थी। फिर फ्रांसीसी और बरतानवी तावन से दुश्मन इस्लाम डॉक्टर वेंजमैन ने यहूदी तहरीक नामी तंजीम तैयार कर ली और जंग अजीम में तबाहशुदा बरतानिया ने अरबों के सीने में इसराइल का खंजर पेवस्त कर दिया। मुकर्रर ने अरबों को वैशी सिफ्त और गैर मुहज़्ज़ब कहा है। अगर वो अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखे तो उसे फ़लस्तीन में किए हुए मुजालिम याद आ जाएंगे जो इस हद तक गैर इंसानी थे कि उसके बाद वहशत का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है। वैशी तुम हो यहूदियों। अमेरिका में बैठकर अगर तुम इस्लामी तारीख को मसक करने की कोशिश करो तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। यहाँ चंद मस्खरे ही तुम्हारी बातों पर गर्दन हिला सकते हैं, तारीख नहीं बदल सकती। मेरी आवाज पूरे हाल में गूंज रही थी और लोग दम बखुद बैठे हुए थे। दफादन किसी ने माइक बंद कर दिया और फिर चंद अफराद स्टेज पर पहुंच गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़कर नीचे घसीट लिया। यहूदी नौजवान जोश में भर गए थे, वो मुझे गालियां दे रहे थे। दफादन मैंने हरबंसी को देखा, उसने कृपान निकाल ली और फिर उसकी गरजदार आवाज उभरी, इसे छोड़ दो। अगर किसी ने उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो वह गुरु की कसम यहाँ 2-4 खून हो जाएंगे। वो चमकदार कृपान लहराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा और मेरे करीब पहुंच गया। कृपान की चमक ने रास्ता नया बना लिया था। चलो भाई जी, इस साली मोरा की ऐसी की तैसी, इसके बाप की भी ऐसी की तैसी, उसने मुझे बाहर धकेलते हुए कहा। यहूदी नौजवान मुमकिन है हमसे उलझने की कोशिश करते, लेकिन माइक पर दोबारा ऐलान होने लगा, काली भेड़ों को निकल जाने दो, जलसे को नाकाम बनाने की साजिश कामयाब ना होने दो। अभी जलसे की कार्रवाई बाकी है। पुरजोश नौजवान खुद को काबू में रखें, जलसा नाकाम ना होने दिया जाए। हम दोनों बाहर निकल आए। बाहर आकर हम कार में बैठे। हरबंस ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी थी। रास्ते भर हम दोनों खामोश रहे। फिर थोड़ी देर के बाद हम दोनों हॉस्टल पहुंच गए। मैं गम और गुस्से में डूबा हुआ था। कमरे में आकर हरबंस ने पूछा, चाय बनाऊं तुम्हारे लिए भाई जी? मैंने अजीब निगाहों से उसे देखकर कहा, मुझे अफसोस है हरबंस, तुम्हें भी मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। नहीं भाई जी, ऐसी बातें करके मुझे गैर साबित करने की कोशिश मत करो। मेरे सामने तो तारीख जिंदा हुई है। मैंने तो सिर्फ पढ़ा ही था कि मुसलमान किसी से मरूब नहीं होता, वो दुनिया में किसी के सामने हक की बात कहने से नहीं चूकता। आज मैंने तारीख को अपनी आंखों से जिंदा होते देखा है। इस्लामी तारीख मैंने भी पढ़ी थी। वो सुसरा अगर चूहे दान में घुसकर इस्लामी तारीख को मसक करने की कोशिश कर रहा था तो उसे कामयाबी थोड़ी ही हुई है। एक मुसलमान ने उसे बता दिया है कि इस्लाम क्या है। तुम्हारी ये जुर्रत तो काबिल सताइश है। हरबंस ने जवाब दिया, शुक्रिया हरबंस, लेकिन हमें इसके नताइज भुगतने होंगे। नताइज? हरबंस हंस पड़ा। नताइज भी कोई परवाह करने की चीज होते हैं? जो होगा देखा जाएगा। उसके बावजूद हरबंस, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत के शिकार बनो। मेरी ख्वाहिश है कि बस इस वक्त तुम्हारी ख्वाहिश 1 कप चाय से ज्यादा नहीं, और वो मैं अभी लाता हूँ। हरबंस ने कहा और किचन की तरफ चला गया। ये सिख नौजवान काबिल मुहब्बत था। उसने मेरा हर तरह से साथ दिया था, लेकिन मेरा जहन साफ नहीं था। आज न जाने क्यों मेरे जहन में अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे थे। हरबंस चाय बना लाया और हम दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। हमारा अंदाजा दुरुस्त निकला। दूसरे दिन के अखबारात में एबरन हाल के जलसे की तफसीलात मौजूद थीं, जिसमें उबतरी फैलाने की मजमूम साजिश के बारे में लिखा गया था। चंद यहूदी नवाज अखबारात ने हुकूमत से पुरजोर अपील की कि ऐसे साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो लाकानूनियत के फैलाने के मुर्तकिब हों। बर्कले यूनिवर्सिटी की तवज्जो भी उस जानिब मबजूल करा ली गई कि इस तालिब इल्म अली यार को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए। जाती तौर पर भी कोशिशें की गई होंगी, जिनके नतीजे में मुझे यूनिवर्सिटी के हुकाम के सामने पेश होने का नोटिस मिल गया। मैं अजीब सी ज़हनी कशमकश का शिकार हो गया था। जो कुछ मैंने इब्रन हाल में किया था उस पर मुझे जर्रा भर शर्मिंदगी नहीं थी, लेकिन इससे मेरी तालीमी जिंदगी मुतासर होने का खतरा था। यूनिवर्सिटी के हुकाम के सामने पेश होने से कबल मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर दिल में एक फैसला करने के बाद मुतमईन हो गया। फिर उसी शाम मुझे यूनिवर्सिटी के हेड के सामने पेश होना पड़ा। तवील और अरीज दफ्तर में एक स्याह रंग की लंबी मेज के पीछे
12 अफराद बैठे हुए थे। मुझे नरम लहजे में बैठने की पेशकश की गई और मैं बैठ गया। तब मुझसे एबरन हाल की कार्रवाई के बारे में पूछा गया। मुझे वहां आने की दावत की गई थी। मैंने जवाब दिया, ये दावत किसने दी थी? मिस्टर आइजक जोहान ने। हालांकि मैंने उनसे शिरकत के लिए माजरत की थी, उन्होंने इसरार करके मुझे वहां बुलाया और मुझे इस इज्तिमा के एतराज़ व मकासद भी नहीं मालूम थे। आइजक जोहान से आपकी मुलाकात किस तरह हुई? उनकी बेटी मोरा जोहान हमारी दोस्त है। बराए करम आइजक जोहान का पता नोट कराएं। और मैंने ये पता नोट करा दिया। आपने उस जलसे में गड़बड़ करने की कोशिश क्यों की? मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने तारीख इस्लाम पर मजमूम और रकीक हमले किए और उसी के बारे में ऐसी लघु और बेरब्त बातें की कि मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। इसके अलावा उन्होंने खुद तकरीर की आम इजाजत दी थी। क्या आपको अपना तालीमी मुस्तकबिल अजीज है? मुझे अपना दीन अपने मुस्तकबिल से ज्यादा अजीज है, मैंने जवाब दिया। क्या आप अपनी इस हरकत पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं? मैं हर उस शख्स का मुंह तोड़ने के लिए तैयार हूं जो मेरी इस मुजाहिदाना कार्रवाई पर सरदंश करे, मैंने गैज के आलम में कहा। इन अल्फाज के बाद मजीद किसी सवाल और जवाब की गुंजाइश नहीं रही। मुझे जाने की इजाजत दे दी गई। बोर्ड के अरकान में से सभी यहूदी नहीं थे। प्रेस ने इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी ली थी। दूसरे दिन के अखबारात में बोर्ड के अरकान का बयान छपा था। उनमें से चंद अरकान ने इसे वक्ती मजहबी जोश करार दे दिया था। एक रुकन ने बुजुर्गाना जज्बात का इजहार करते हुए कहा था कि जवान खून में ऐसी ही तपश होती है, जवानी इसी का नाम है और जवानी को सजा देने का कोई कानून नहीं बन सका, इसीलिए इस नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। 3 अरकान का बयान मुश्तरका था। उन्होंने खास तौर से इस बात को उछाला था कि जब मुझसे माफी मांगने के लिए कहा गया तो मैंने बोर्ड के अरकान को जवाब दिया कि मैं इस मुजाहिदाना फर्ज की माफी का मुतालबा करने वाले का मुंह भी तोड़ सकता हूँ। उन लोगों ने कहा कि तालिब इल्म के हुसूल के लिए यहाँ आते हैं, नजरियात के प्रचार करने के लिए नहीं। उन्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तीसरे दिन के एक अखबार में मेरे बारे में इदारिया लिखा गया था, जिसमें इस वाक़े की तफसीलात लिखते हुए कहा गया था कि ये कार्रवाई यूनिवर्सिटी के किसी जलसे में नहीं की गई। इससे नौजवान अली यार पर कानून शिकन नजरियात के प्रचार का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। बहरहाल उसके बाद मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन इस वाक़े से मेरी जिंदगी में एक इनकलाब आ गया था। मेरे जहन में हर वक्त यही एहसासात कुलबलाते रहते थे कि यहूदी मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म अमल है और इस इस्लाम दुश्मन कार्रवाई के खिलाफ जदोजहद करना हर मुसलमान नौजवान का फर्ज है। हम लोग जहाँ भी हैं, जिस हाल में भी हैं, हमें कुछ करना चाहिए, करते रहना चाहिए। दुश्मन इस्लाम सरगर्म अमल है और हम खामोशी से बैठे सुख की बंसी बजा रहे हैं। मेरा सिख दोस्त इन सारी बातों से बेनियाज सिर्फ मेरा साथी था। उसने साफ लहजे में कहा था कि देखो भाई जी, मैं सिख हूँ और जब तक मेरे डैडी रहेंगे मैं कट्टर किस्म का सिख रहूंगा। चुनाचे तुम्हारे मजहबी नजरियात के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी रही तुम्हारी दोस्ती की बात, तो यार जब तक हरबंस सिंह जिंदा है तुम्हारे पास है किसी सुथरे की मजाल नहीं कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा सके। मुझे तेरी दोस्ती पर नाज है हरबंस, मैंने मुतासर होकर कहा। एक इतला भी देना चाहता हूँ तुम्हें, जरूर कहो। यह बहुत अच्छी बात है कि ना तो अखबारात ने और ना किसी ने जाती तौर पर इस मामले में मेरा नाम लिया, इसलिए कि ये लोग नहीं जानते कि मैं भी उस वक्त तुम्हारे साथ शरीक था। लोगों को ये भी मालूम है कि मैं तुम्हारा हम मजहब नहीं हूँ, इसलिए मेरी मौजूदगी पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कहाँ की बात कहाँ कर रहे हो? मैंने पूछा। बिग हाउस की। बिग हाउस के एक कबीर में चंद अफराद बैठे हुए थे। सामने ही के खुले कैबिन में मैं भी था। बाकी कैंटीन खाली पड़ी हुई थी। वो लोग तुम्हारे बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। उनमें से चंद का ख्याल था कि यूनिवर्सिटी में तुम्हारे खिलाफ तहरीक चलाई जाए और तुम्हें हर कीमत पर यूनिवर्सिटी से निकलवाया जाए। लेकिन फिर उनमें से एक ने कहा कि इस बाकायदा तहरीक से उनकी अपनी तालीमी जिंदगी भी मुतासिर होगी और वो निगाहों में भी आ जाएंगे, इसलिए कोई दूसरी तरकीब सोची जाए। ये अल्फाज अदा करने वाला एक नौजवान माइकल है जो नस्लन यहूदी है और अमरीकी बाशिंदा है, और उसका साथी एक स्मिथ भी है, वो भी यहूदी है और एक खतरनाक गुंडा कहलाता है। उनके दरमियान कोई फासला नहीं था, लेकिन उस गुफ्तगू से अंदाजा होता है कि उन लोगों के दिल में तुम्हारे खिलाफ कीना है और ये कीना परवर कौम किसी को माफ नहीं करती। इसलिए भाई जी हमें बहुत सख्त होशियार रहना होगा। हरबंसी ने लफ्ज हमें कहकर मुझे बहुत मुतासर किया। वो खुद को मुझसे अलग नहीं रखना चाहता था। बहरहाल मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा, देखो हरबंस सिंह, मैं एक अमली आदमी हूँ। मेरा तालीमी रिकॉर्ड तुम्हारे सामने है।
इस रिकॉर्ड से सबूत मिलता है कि मैं यहाँ सिर्फ तालीम हासिल करने आया हूँ और कोई सियासी मकसद मेरे सामने नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, एक जज्बा ज़रूर मेरे सीने में बेदार हो गया है, और वो ये कि मज़हब व मिल्लत के दुश्मनों से नफरत करूँ। मैं नहीं कह सकता कि जज्बा कहाँ तक परवान चढ़ेगा, लेकिन मेरी आरज़ू है कि इस जज्बे को हवा मिले और मुझे दीन पर मर मिटने की सआदत नसीब हो। मैं इन गधों से ज़रा भी खाइफ नहीं हूँ, इसलिए तुम इनकी बकवास की परवाह नहीं करो। तुम भी पंजाबी हो हरबंस, मैं भी पंजाबी हूँ, इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत नेक, बहुत शरीफ हैं। जब तक मुझे छेड़ा ना जाए, मुझे अपनी ज़िंदगी की, अपने मुस्तकबिल की कोई परवाह नहीं है। मेरे 6 भाई और हैं जो बुढ़ापे में मेरे बाप की निगहदाश्त कर सकते हैं, इसलिए मेरी कमी मेरे बाप और मेरे ख़ानदान पर कोई असर नहीं डालेगी। लेकिन मैं इन लोगों के लिए वाकई ही मुसीबत बन जाऊँगा। अलबत्ता मेरी एक ख्वाहिश ज़रूर है। वो क्या? तुम्हारा अब मेरे साथ रहना मुनासिब नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा कोई नुकसान ना हो, इसलिए हरबंस तुम किसी दूसरी जगह बंदोबस्त कर लो या मुझे इजाज़त दो। बस भाई जी बस। पंजाबी भी कह चुके हो और बुज़दिली का भी सबक दे रहे हो। ना सही तुम्हारा हम मदहब, लेकिन गिराई तो हूँ। मान लो मेरी बात हरबंस, कोई दूसरी बात कहो भाई जी, ये भी कोई मानने की बात है। हरबंस ने क्या लगाकर बात खत्म कर दी। अच्छा ये बताओ, मूरा का क्या हाल है? सिख जरूर हूँ भाई जी, मगर थोड़ी सी अकल भी रखता हूँ। मैंने उधर का रुख ही नहीं किया। मैं जानता हूँ अब वो लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, हरबंस ने कहा, और मुझे हंसी आ गई। यार मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से। बस ये अफसोस भी मत करो। इस सान फ्रांसिस्को में मोरा जैसी बेशुमार लड़कियां मौजूद हैं जिनकी आंखें कमजोर हैं। कोई ना कोई हरबंस को जरूर देख लेगी। मैं ताक में हूँ, इसलिए तुम उसका अफसोस भी ना करो। हरबंस हर लिहाज से काबिले एतमाद था। मैं उसे खुद से अलहदा रहने पर मजबूर न कर सका। फिर कई दिन गुजर गए। मैं अलबत्ता मोहतात हो गया था, यहाँ तक कि दूसरा एतवार आ गया। हरबंस एक दिन कबल ही जोरदार डंड और बैठकें लगा चुका था। यह हरकत वो अमूमन उस वक्त करता था जब उसके ज़हन में दुबला होने का ख्याल सर उभारता था, और ये ख्याल इसी वक्त जागता था जब उसकी मुलाकात किसी लड़की से होती थी। चुनाचे मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा, भाई जी रब की देन है, एक दर बंद होता है तो 70 दर खुलते हैं। फलूरा किसी तरह मोरा से कम नहीं है, और भाई जी नजर की कमजोर लगती है, क्योंकि बड़े खुलूस से उसने इज़हार इश्क कर दिया है। कल मिलना होगा उससे। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, हाँ भाई जी, इसीलिए तो मेहनत कर रहा हूँ। चलोगे भाई जी मेरे साथ? ओ नहीं हरबंस, अभी पिछले इतवार को भूल गए हो? गोली मारो जी, गलत जा फंसे थे। वह एक गुरु की कसम, एक मूरा तो क्या 1000 मूरा भी आ जाएं और फलूरा भी आ जाए, तुम पर कुर्बान कर दूंगा। नहीं हरबंस, तुम चले जाना, मैं कल आराम करूंगा। मैंने जवाब दिया, और ये हकीकत थी कि एतवार के बाद से मेरी तबीयत खराब सी हो गई थी। अंदर से मेरा दिल कुछ चाह रहा था। न जाने ये कैसा जज्बा था जो मेरे सीने में सर उभारने लगा था। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं खास मजहबी आदमी नहीं हूँ, और मजहब से सिर्फ उस हद तक लगाव है कि अल्लाह और रसूल को याद कर लूँ। मजहब के अरकान की अदायगी कभी नहीं हो सकी थी, लेकिन एतवार को इस कमीना खसलत इंसान की लाफ व गजाफ ने दिल में एक जज्बा जगा दिया था। बैतुल मुकद्दस की हुर्मत का एहसास शदीद हो रहा था, और ये सोच बार बार मेरे जहन में चुभ रही थी कि इस्लाम के नाम पर पैदा होने वाले दीन के लिए क्या कर रहे हैं हम। यहूदियों को कुचलने के लिए सफ बस्ता क्यों नहीं हो जाते? बात सिर्फ फलस्तीन की ही तो नहीं है। उस मुकद्दस जगह का एहतराम तो हर मुसलमान के सीने में मौजूद है। कलेजे क्यों नहीं फट जाते? जज्बात क्यों नहीं मचल जाते? हम खामोश क्यों रहे? चुनाचे इस एतवार को किसी तफरीह का प्रोग्राम नहीं बनाया और हॉस्टल ही में रहा। हरबंस बंद समर कर निकल गया। चलते हुए भी उसने मुझसे साथ चलने के लिए इसरार किया था, लेकिन मैंने उससे माजरत कर ली और वो चला गया। दिन के तकरीबन 11:45 बजे थे जब किसी ने मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने भारी आवाज से दस्तक देने वाले से अंदर आने के लिए कहा, लेकिन फिर मुझे संभल जाना पड़ा। एक खूबसूरत सी लड़की सादा से लिबास में अंदर दाखिल हो रही थी। उसके अंदाज में अजनबियत थी। उसने किसी कदर उलझे हुए अंदाज में कहा, माफ कीजिए, मैं अली यार खान से मिलना चाहती हूँ। तशरीफ रखिए, मैं ही अली हूँ, मैंने पूरी इखलाक लहजे में कहा, और उसके इस अंदाज में कुछ ऐसी कैफियत पैदा हो गई जैसे किसी पसंदीदा इंसान से तारुफ के वक्त हो जाती है। वो किसी कदर बेतकल्फी से आगे बढ़ी और एक कुर्सी पर बैठ गई। तो आप अली यार हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, जी। आप भी अपना तारुफ करा दें। मैंने भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मेरा नाम शहनाज है, पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ। इस बार वो उर्दू में बोली थी। गो वह अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ से नावाकिफ थी, लेकिन अल्फाज बड़े सलीके से अदा किए गए थे। ओह, ये सुनकर बड़ी मसरत हुई। मैं आपकी आमद के लिए शुक्र गुजार हूँ। आप यहाँ कब से हैं? मैंने पूछा।
मैं तो पैदा ही अमेरिका में हुई हूँ। मेरे वालिद राजा हसन नवाज पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और हमारा क़याम सैक्रामेंटो में है। वालिद साहब कैलिफोर्निया में कारोबार करते हैं। और आप? मैंने पूछा। मैं यहीं ज़ेरे तालीम हूँ, स्कूल ऑफ मेडिसन में। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर मिस शहनाज। मेरे बारे में आपको कैसे मालूम हुआ? क्यों कसरे नफसी से काम ले रहे हैं मिस्टर अली? आप तो अचानक लातादाद पाकिस्तानियों के लिए बायस फ़ख्र बन गए हैं। न सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए बल्कि अरब तलबा भी आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। मेरा ख्याल है अरब तलबात का एक ग्रुप आपको दावत देने के बारे में सोच रहा है। मेरी एक अरब दोस्त शाइस्ता से मुझसे इसरार कर रही थी कि अगर मैं आपसे मुलाकात करने जाऊं तो उसे ज़रूर साथ ले जाऊं, लेकिन मैंने एहतियातन ऐसा नहीं किया। एहतियात? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। हाँ, अमेरिका में यहूदियों को एक ख़ास मकाम हासिल है। आला हुकाम उनको खुश रखने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करने को तैयार रहते हैं। हमें तो यही ताज्जुब है कि उन्होंने अभी तक आपके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की। मेरा ख्याल है वो आपके कुर्बो जवार का जायज़ा ले रहे हैं, आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगा रहे हैं। उसके बाद आपको यकीनन खतरात पेश आ सकते हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको होशियार भी कर दूं। क्या आपने अपनी हिफाजत का माकूल इंतजाम कर लिया है? शायद, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं जनाब, अगर आप बेपरवाही से काम ले रहे हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि आइंदा ना लें। आप इस कीना परवर कौम के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये तशवीश सिर्फ मेरी ही नहीं है बल्कि मेरी दूसरी साथियों की भी है। अरब तालिबात को थोड़ी सी इसलिए तशवीश है कि कहीं अमरीकी हुकूमत आपको तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से मुंसलिक न कर दे। इससे कबल भी नापसंदीदा शख्सियतों के साथ ये सलूक किया जा चुका है। आप पैदा अमेरिका में ही हुई हैं मिस शहनाज, लेकिन मुझे एहसास होता है कि आप सच्ची मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। जब आपको इन चीज़ों का एहसास है तो आपको ये भी मालूम होगा कि राह हक में निकल जाने वाले दूसरी चीज़ों की परवाह नहीं करते। हम मुसलमानों को खुदा ने अपना सहारा दिया है और जिन्हें खुदा का सहारा हासिल हो वो कभी किसी बात से खौफजदा नहीं होते। खुदा आपके अदम को इस्तकामत दे। वैसे आपके ज़हन में और कोई मंसूबा है? शहनाज ने पूछा। नहीं मिस शहनाज, मैंने जो कुछ किया वो एक फौरी जज्बा था। आपको शायद इल्म हो चुका होगा कि मैं इत्तेफाकिया तौर पर ये जाने बूझे बगैर वहाँ चला गया था कि वहाँ क्या होने वाला है। मैं जानता हूँ और दुनिया जानती है कि यहूदी इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन है और बाद मगरबी ममालिक में जहाँ यहूदी दौलतमंद रहते हैं वो सब कुछ हो रहा है जो पूरे आलम इस्लाम के खिलाफ है। अमेरिका भी ऐसे ममालिक में से एक है जहाँ न जाने कितने अबेरन हाल होंगे और उन जगहों पर न जाने क्या कुछ किया जाता होगा। मैं इसकी खोज में नहीं निकला था बल्कि एक यहूदी ने गलत फहमी में मुझे उसी जगह आने की दावत दे दी। फिर जब मेरे सामने मेरे दीन और मेरी तारीख का मुज़हका उड़ाया जाने लगा तो मैं खामोश नहीं रह सका। मैंने किसी मंसूबे के तहत ये सब कुछ नहीं किया। मैं तालीम हासिल करने आया हूँ और तालीम के हसूल के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे जहन में कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन मेरे दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर उभर आई है कि आलम इस्लाम इस सयूनी प्रोपेगेंडे के जवाब में कोई मौसर कदम ज़रूर उठाए और पाकिस्तान भी इसमें ज़रूर हिस्सा ले। नहायत मुबारक ख्वाहिश है। अमेरिका में आकर आप ऐसी किसी तहरीक का आगाज़ करें तो बराह करम शहनाज को नवाजना ना भूलिएगा। अब मेरी तरफ से इस मिली जज्बे पर आप भी मेरा अकीदत बरा सलाम कबूल करें। मिस शहनाज, अगर तकदीर की खुशबख्ती मुझे किसी ऐसे फरीदे के लिए मुंतखब कर ले तो मैं वादा करता हूँ कि आपको अपने साथ ज़रूर शरीक करूँगा। शहनाज ने मेरे साथ 3 घंटे गुजारे और मैंने उसकी खातिर मदारत की। फिर मैं उसे बाहर तक छोड़ने आया था। उसने दूसरे एतवार को सान फ्रांसिस्को के हार्वर्ड ब्रिज के रेस्तोरां में मुलाकात का वादा किया और फिर रुखसत हो गई। शहनाज से मुलाकात करके जहन को बड़ी फरद का एहसास हो रहा था। रात को 9 बजे के करीब हरबंस वापस आ गया। वो खुश था। मैंने उसे शहनाज के बारे में बताया तो वो खुशी से उछल पड़ा और मैंने खेद अंदाज में बोला, मेरी तरफ से मुबारक कबूल करो। वैसे भाई जी, अमेरिका में रहकर तुम इतनी ठंडी जिंदगी गुजार रहे हो, मूरा के बारे में क्या ख्याल है? मूरा तो अब क़यामत तक हमारे करीब नहीं आएगी। मुसलमानों के अलावा वो अब सिखों के खिलाफ भी उसके दिल में नफरत पैदा हो गई होगी। लानत भेजो मूरा पर। वैसे शहनाज के बारे में भी अपने ख्यालात की तस्दीक कर लो, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। और बस देखो भाई जी, ये नहीं मानूंगा, तुम्हें इन मौलवी साहब का लतीफ़ा याद नहीं जिनके घर में मुर्गी घुस आई थी पड़ोसी की। उनकी बेगम ने मुर्गी पका ली लेकिन मौलवी साहब ने हराम करार दे दिया और बोटियां खाने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बेगम सालन निकालने बैठी तो उनके मुंह में पानी भर आया और बोले, जो खुद आ रही है उसे आने दो।
तो भाई जी वो खुद आई है, खुद से आई है तो आने दो, हरबंस ने कहा और मुझे हंसी आ गई। नहीं हरबंस, उसके बारे में भूल कर भी ऐसी बात मत सोचना। आइंदा एतवार को वो मुझे एक रेस्टोरेंट में मिलेगी, तुम चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। उसके बाद तुम खुद उसके बारे में फैसला कर लेना। किस वक्त मुलाकात होगी? दिन को 11 बजे। मैं जरूर मिलूंगा। फ्लोरा आइंदा एतवार को शाम 5 बजे मिलेगी। दिन में वो मसरूफ है, इसीलिए मुलाकात नहीं होगी। ठीक है, और सुनाओ हमारे दुश्मनों का क्या हाल है? उनके बारे में कोई ताज़ा इतला मौसूल हुई? मैंने पूछा। मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है उन सुसरों का। सरदार सुखविंद सिंह इस होटल में तैयार रहता है जहाँ माइकल और जोबन रहते हैं। मैंने उससे कह दिया है कि इन दोनों पर निगाह रखे। सुखवंत खुद भी उनसे खार खाता है। जोन से उसका एक बार झगड़ा भी हो चुका है। मेरे कहने से तैयार हो गया। वैसे ये जोन सुसरा बड़ा ही कमीना है, सारी दुनिया के यहूदियों की फितरत का सही नुमाइंदा है। तुमने उनके पीछे जासूस लगा दिए हैं, चलो अच्छा किया। वैसे यूं लगता है जैसे मामला ठंडा पड़ गया। अब तो अखबारात भी उस बारे में कुछ नहीं लिखते। मुझे तुमसे इत्तेफाक नहीं है भाई जी। यहूदी कौम इतनी केना परवर है कि कोई दूसरी कौम नहीं। उनके सीने पर मूंग दली है और उनके दिमागों में कीचड़ पक रही होगी। पकती तो है, पकने दो, मुझे परवाह नहीं, मैंने बेपरवाही से कहा और हरबंसी खामोश हो गया। बहरहाल दूसरे हफ्ते मैंने हरबंसी को शहनाज से मिलाया और हरबंसी भी उसकी मासूमियत से बहुत मुतासर हुआ। उसके बाद शहनाज से मुलाकातें होती रहीं और इस तरह कई हफ्ते गुजर गए। मेरी कैफियत भी इतदाल पर आती जा रही थी और अब मैं अपने कामों में मसरूफ हो गया था। मैं एक बार शहनाज के हॉस्टल में आ गया जहाँ उसने मेरी मुलाकात कई अरब लड़कियों से कराई थी। शहनाज के लिए दिल में बड़ी अपनायत पैदा हो गई थी, लेकिन मैं इस अपनायत को किसी सस्ती किस्म की मोहब्बत से तशबीह नहीं दे सकता था। इसके बारे में मेरे दिल में पुरखुलूस जज्बा पहना थे, लेकिन मेरे यही जज्बे मासूम शहनाज को ले डूबे और मेरे दिल पर एक ना मिटने वाला जख्म पड़ गया। बरकले की एक कहर आलूद रात थी। मैं और हरबंस देर तक गुफ्तगू कर रहे थे। हरबंस फलूरैन के गुन गा रहा था जो उस पर बहुत ज्यादा मेहरबान हो गई थी। हम देर तक बातें करते रहते थे। फिर मैं सोने के लिए लेट गया और हरबंसी अपने पिताजी को खत लिखने बैठ गया। उसने टेबल लैंप रोशन कर लिया था। मैं अभी से ठीक सो ही नहीं पाया था कि दफअतन बैल की घंटी बज उठी और मैं चौंक पड़ा। कौन बेवकूफ आ गया इस वक्त? हरबंस ने काली से कहा और बदन पर गाउन डालकर उठ गया। उसने तेज रोशनी जलाई और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला, फिर उसकी आवाज उभरी, सुखविंद खैर है? आओ आओ अंदर आ जाओ। और सुखविंद अंदर आ गया। खैर नहीं खाल से, बड़ी गड़बड़ है। उस मुसलमान लड़की शहनाज को जानते हो जो अक्सर अली यार से मिलती रहती है? हाँ, क्यों, से क्या हुआ? जोहन ने उसे हॉस्टल से अगवा कर लिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसे गोल्डन ब्रिज पर ले गए हैं। वो कुत्ता माइकल भी उसके साथ था। कई दिन से जोन और माइकल के पास कुछ लोग आ रहे थे। रातों को देर तक वो लोग खुसर फुसर करते रहते थे। मेरे कानों में उनके सिर्फ चंद अल्फाज पड़े हैं। कोई साजिश, कोई ऐसी साजिश जो अमेरिका में पाकिस्तानी मुसलमानों के खिलाफ हो। पाकिस्तानी मुसलमानों से दुश्मनी की बुनियाद अली है, सिर्फ अली है। मैं उनकी अल्फाज को सुनकर उछल पड़ा था। मैंने सुखवंत की बात बगौर सुनी थी। अगर मेरे खिलाफ कोई हरकत हुई होती तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन इन कमबख्तों ने शहनाज का इंतखाब किया था, सिर्फ मेरी वजह थे। दूसरे इलम में मैंने दौड़कर अलमारी खोली, उनमें से कपड़े खींचे और फिर उन्हें उल्टा सीधा पहन लिया। हरबंसी, गाड़ी की चाबी दो। दोनों चौंक कर मुझे देखने लगे। फिर हरबंस ने भी झपट कर अलमारी से लिबास निकाला और उसे पहन लिया। गाड़ी निकालने की जरूरत नहीं है, बाहर मेरी गाड़ी मौजूद है, आओ। सुखवंत सिंह ने कहा। मेरी मानोगे हरबंस, तुम लोग इस वक्त मेरे साथ मत जाओ। मैं नहीं जानता मुझे क्या करना पड़े। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों का मुस्तकबिल खतरे में पड़े। मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो बस।